जिसमें ये रिट्रीविंग डाटा यूजिंग द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं जी? सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन का मतलब दो टेबल्स को मिला के या दो से ज्यादा टेबल्स को मिला के आप डाटा देख सकते हैं। प्रोजेक्शन मीन्स कि आप पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हैं एक टेबल में। सिलेक्शन मीन्स के पर्टिकुलर रोज देखना चाहते हैं आप। ठीक है, तो आप यू कैन डू अ प्रोजेक्शन, यू कैन डू अ सिलेक्शन, यू कैन डू अ ज्वाइन। तो आप ये सारे काम ही एक्चुअली स्टेटमेंट में कर रहे होते हैं। आप प्रोजेक्शन भी कर रहे होते हैं, आप सिलेक्शन भी कर रहे होते हैं, आप ज्वाइंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो 3-4 चैप्टर्स आप कवर कर लेंगे तो एक ही क्यूरी में आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है जी? आप सिलेक्ट उसके बाद स्टार दे दें या स्टेरिक जिसको कहते हैं। स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स दिखाओ। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम आगे टेबल का नाम दे दें। डिस्टिंक्ट आप कॉलम से नाम भी दे सकते हैं आप। तो सिलेक्ट क्या होता है जी? आइडेंटिफाइज द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम आइडेंटिफाइज द टेबल कंटेनिंग दोस कॉलम्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस यूजर के पास, एचआर यूजर के पास ये टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं। ठीक है, इसके पास टेबल है जी कंट्रीज के नाम से टेबल है, ये सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम आपने टैब किया तो इसमें इस यूजर के पास ये एक टेबल है, कंट्रीज के नाम से, डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल है, एम्प्लॉयज के नाम से टेबल है, ये एक टेबल है, बहुत सारे टेबल, इसके पास 8 टेबल है। ठीक है, अब किसी टेबल में क्या होता है? टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो इस टेबल में कॉलम्स होंगे, कॉलम्स को कोई नाम होंगे, उनके कोई डाटा टाइप्स होंगी। तो किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना तो डिस्क्राइब की कमांड है, डिस्क्राइब और आगे टेबल का नाम। तो टेबल का नाम केस सेंसिटिव नहीं है। आप लेट्स से मैंने एम्प्लॉयज के टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो मैं करूंगा डिस्क्राइब एम्प्लॉयज। तो इस टेबल का स्ट्रक्चर मुझे दिखा देगा। डिस्क्राइब को DESC भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब और आगे टेबल का नाम देंगे तो आपको ये दिखा रहा है जिस टेबल में एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक कॉलम है, फर्स्ट नेम के नाम से है, लास्ट नेम के नाम से है, ईमेल के नाम से है, फोन नंबर के नाम से है, हायर डेट एंड सो ऑन। फिर आगे उनकी डाटा टाइप्स बता रहे हैं तो मैं डाटा किस तरह का स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, इसको भी फिलहाल इग्नोर करते हैं, ये जो पोर्शन है। क्लियर है जी? अब मैंने इस टेबल में से डाटा देखना है तो मैं करूंगा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम और आगे टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज। तो जहां पे मेरी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी मैं सेमी कॉलन लिखूंगा। तो सेमी कॉलन इज द टर्मिनेशन कैरेक्टर। तो ये लिख एंटर करूंगा तो ये मुझे इस टेबल का सारा डाटा दिखाएगा। क्या ये क्योंकि इस डाटा की विड्थ काफी ज्यादा है, 107 रोज इस टेबल के अंदर पड़ी हुई है, तो ये एसक्यूएल प्लस में आपको ये विड्थ जो है ना, वो जो डाटा है वो क्लटर्ड नजर आएगा। अगर आप यही मैं क्यूरी इसमें लिखूं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये खुद ही वैसे नाम उठा लेगा। आप EMP लिखेंगे ना तो वो टेबल का नाम खुद ही उठा लेगा। और इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए ये मुझे दिखा रहा है जी सारा डाटा। एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी। तो आपका ये जो टूल है आपका एसक्यूएल डेवलपर, ये आपको सारा डाटा बड़ा वो एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में आपको डाटा देगा। उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस टूल को यूज करेंगे क्यूरीज लिखने के लिए तो आपके लिए आसान होगा। आप माउस बेस बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, माउस के थ्रू आप टेबल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेट्स से कंट्रीज के टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उस पर देखें कंट्री आईडी है, कंट्री नेम है, कंट्री रीजन आईडी है एंड सो ऑन। और राइट क्लिक करके आप इसको बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको सारे टेबल का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सो सिलेक्ट स्टेरिक मीन्स के उस टेबल के सारे कॉलम्स दिखाओ। फ्रॉम और आगे टेबल का नाम देंगे, उस टेबल के आपको सारे कॉलम्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स किया उसने। अब ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है आप एक ही उस पर लिख सकते हैं, लाइन पे लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइंस पे भी लिखी जा सकती है। CL स्पेस SCR लिखेंगे इसमें एसक्यूएल प्लस में तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक और सिंपली एंटर कर देता हूँ। तो अब वो देखिए मैं सेमी कॉलन नहीं लिखा तो उसने मुझे नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स का देता हूँ, एक टेबल है डिपार्टमेंट्स के नाम से, सेमी कॉलन एंटर। अब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, डिपार्टमेंट्स के टेबल में वो सारा डाटा उसने मुझे दिखा दिया। 27 रोज हैं, ये आपको डाटा दिखा रहा है। इसमें मैक्सिमम कितने इसमें कॉलम है जी? 4 कॉलम इस टेबल के अंदर, वो चारों कॉलम उसमें मुझे दिखा दिए और सारा डाटा दिखा दिया। ठीक है, तो आपकी पूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट एक लाइन के ऊपर हो सकती है, आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल लाइंस पे भी हो सकती है। क्लियर है जी? ओके, सिलेक्ट और आगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं। अब लेट्स से आपने पर्टिकुलर कॉलम देखना हो तो आप करेंगे सिलेक्ट, आगे कॉलम का नाम देंगे। लेट्स से मैं चाहता हूं जी मुझे फर्स्ट नेम, हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जो भी कॉलम का नाम है टेबल में एग्जैक्ट लिखना होगा, केस सेंसिटिव नहीं है। कॉमा देके दूसरे कॉलम का नाम, कॉमा देके तीसरे कॉलम का नाम, जो जो कॉलम आपने देखने हैं वो सिलेक्ट लिस्ट में कॉमा सेपरेट करके देंगे। फ्रॉम में टेबल का नाम, तो ये क्या करेगा आपको सिर्फ ये 2 कॉलम दिखाएगा, रोज सारी दिखाएगा लेकिन ये सिर्फ 2 कॉलम दिखाएगा।
तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉइज के टेबल में से हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम शो कर देगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, कि आपने कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट किया, सारे कॉलम नहीं देखे आपने। तो सिलेक्ट और आगे लिस्ट ऑफ कॉलम, ये क्लॉज कहलाती है। दिस इज कॉल्ड वन क्लॉज, ये पहली क्लॉज है क्लॉज, ठीक है। सिलेक्ट एंड लिस्ट ऑफ कॉलम पहली क्लॉज है, फ्रॉम एंड आगे टेबल का नाम ये एक दूसरी क्लॉज है। तो आपकी मिनिमम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट में 2 क्लॉजेज हो सकती है, सिलेक्ट उसके बाद या तो स्टैटिक या लिस्ट ऑफ कॉलम्स, फ्रॉम उसके बाद टेबल का नाम। इससे कम लिखेंगे तो स्टेटमेंट नहीं होगी, वो एरर आएगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम स्टेटमेंट जो आप राइट कर सकते हैं, सिलेक्ट उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम्स, फ्रॉम उसके बाद टेबल का नाम। वो चाहे एक ही लाइन पे लिख लें चाहे मल्टीपल लाइन्स पे लिख लें, ठीक है जी। फॉर रीडेबिलिटी बेहतर है कि आप मल्टीपल लाइन्स पे लिखें। तो हम यही लिखते हैं, जरा जी यहाँ पे लिखते हैं जी सिलेक्ट, डिस्क्राइब कर लेते हैं टेबल को, डिस्क्राइब DESC एम्प्लॉइज, और मैं करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी का कॉलम ले लेता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो हर एम्प्लॉय की का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमने प्रोजेक्शन परफॉर्म की और कॉलम्स को लिमिट किया। तो सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स, ये आप काम जिस मर्जी टूल में कर लें, SQL प्लस में कर लें या SQL डेवलपर में कर लें। अच्छा, ये गाइडलाइंस है जी। SQL स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। आप सिलेक्ट अपर केस में लिखते हैं या लोअर केस में लिखते हैं, टेबल का नाम अपर केस में लिखते हैं या लोअर केस में लिखते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा। सो जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपर्स के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, तो एक आपको बना लेना चाहिए, कन्वेंशन कोई बना लेनी चाहिए कि आप जब डेवलपमेंट क्यूरीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। आप मल्टीपल डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो एक डिफरेंट तरीके से क्यूरी लिख रहा है, दूसरा डिफरेंट तरीके से क्यूरी लिख रहा है। वो दोनों क्यूरीज हो सकते हैं 100% एक जैसी हो, लेकिन ओरेकल के लिए वो डिफरेंट क्यूरीज होंगी अगर वो केस उनका एक जैसा नहीं होगा। तो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का इंपैक्ट होता है अगर आप डिफरेंट तरीके से क्यूरी लिखेंगे। आगे चल के डिस्कस करेंगे जी। एंड SQL स्टेटमेंट्स कैन बी एंटर्ड ऑन वन और मोर लाइन्स। कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रिवेटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइन्स। मीन्स के सिलेक्ट को SEL नहीं लिख सकते आप, फ्रॉम को FRM नहीं लिख सकते, यानी कि एब्रिवेट करके नहीं लिख सकते, ठीक है, पूरा लिखना है आपने। क्लॉजेज आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइन्स, जैसे मैंने आपको बताया सिलेक्ट और लिस्ट ऑफ कॉलम्स एक क्लॉज है, फ्रॉम और आगे टेबल का नाम एक क्लॉज है, वेयर और आगे कंडीशन एक क्लॉज है। तो मल्टीपल क्लॉजेज होती हैं, तो क्लॉजेज एक लाइन पे लिखे जाते हैं, एक क्लॉज एक लाइन पे, दूसरी क्लॉज दूसरी लाइन पे, तीसरी क्लॉज तीसरी लाइन पे, ताकि रीडेबिलिटी रहे। इंडेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी। इंडेंटेशन इसी को कहते हैं कि आप पहले एक क्लॉज एक लाइन पे लिखें, एंटर करें, फिर एक टैब प्रेस करें, फिर दूसरी लाइन लिखें। आपने कभी डेवलपमेंट की होगी तो इंडेंटेशन की होगी, तो अब वो जरा रीडेबल फॉर्म में आप क्यूरी लिख रहे होते हैं या स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। इन SQL डेवलपर, SQL स्टेटमेंट्स कैन ऑप्शनली बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। SQL डेवलपर में सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो फिर सेमीकोलन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। लेट्स से आपने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज लिखा और फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिखी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इन SQL प्लस यू आर रिक्वायर्ड टू एंड ईच SQL स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन विल बी अ टर्मिनेशन कैरेक्टर, ठीक है जी। कॉलम हेडिंग्स, SQL डेवलपर में आपकी जो कॉलम्स की हेडिंग्स आ रही होती हैं वो लेफ्ट अलाइंड होती हैं और अपर केस में हेडिंग्स आ रही होती हैं। SQL प्लस में कैरेक्टर एंड डेट कॉलम्स की हेडिंग्स लेफ्ट अलाइंड होती हैं, नंबर कॉलम्स की हेडिंग राइट अलाइंड होती हैं और डिफॉल्ट हेडिंग जो है वो अपर केस में होती है। तो देखते हैं जरा, जैसे ये देखें, ये कैरेक्टर कॉलम है, इसकी फर्स्ट नेम जो हेडिंग है वो लेफ्ट अलाइंड है, लास्ट नेम भी एक कैरेक्टर कॉलम है वो लेफ्ट अलाइंड है, और सैलरी एक नंबर कॉलम है वो राइट अलाइंड है, और कॉलम की जो हेडिंग है वो अपर केस में, ठीक है जी। एंड सेम इज द केस विद SQL डेवलपर, लेकिन SQL डेवलपर में सारी हेडिंग्स लेफ्ट अलाइंड ही होती हैं, चाहे वो कैरेक्टर है, चाहे वो डेट है, चाहे वो नंबर है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड नल वैल्यूज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में एडिशन कर सकते हैं, प्लस का साइन है, माइनस के थ्रू सब्ट्रैक्ट, स्टार के थ्रू मल्टीप्लाई एंड स्लैश के थ्रू डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है जी। करके देखते हैं जरा। लेट्स मैं करता हूँ जी सिलेक्ट हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, हर एम्प्लॉय का मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, जो सैलरी है वो मंथली सैलरी है, ठीक है। मुझे एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब ये जो सैलरी इंटू 12 आपने किया है ये रन टाइम पे जनरेट हुआ है, ये टेबल के अंदर कोई कॉलम नहीं है, उसने सैलरी उठाई है और उसको 12 से मल्टीप्लाई किया और आपको एक रन टाइम पे एक कॉलम जनरेट करके दिया, ठीक है। तो आपको एनुअल सैलरी कैलकुलेट, आप इस कॉलम का नाम देखें क्या है, कॉलम का नाम वही है जो आपने एक्सप्रेशन पर, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। आप कोई भी अरिथमेटिक करते हैं या दो कॉलम्स को मर्ज करके आप देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आप कोई एलियस दे सकते हैं, एज लिख के लेट्स से आप दे दें एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। एलियस में आप वो नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर या डैश दे सकते हैं,
फ्रॉम एज का कीवर्ड देना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप एज की सिंपली स्पेस देके अगर आप किसी कॉलम के एलियस दे दें तो तब भी सफिशिएंट है। तो आप देखें एनुअल सैलरी का एलियस आ रहा है। अगर आप एलियस में स्पेस देना चाहें तो आप फिर डबल कोट्स में एलियस देंगे। ऐसे मैं एनुअल स्पेस सैलरी देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, और एलियस मैंने पहले जो एलियस दिया था वो उसने देखें अपर केस में एलियस दिया था। मैं चाहता हूँ एलियस जो है वो जब मैं दूँ जिस केस में दूँ उसी केस में आए, तो फिर डबल कोट्स में एलियस को दें। आप देखें एनुअल स्पेस सैलरी दिया है और मैंने जिस केस में लिखा था उसी केस में उसने इसको डिस्प्ले किया। डबल कोट्स में जब देंगे तो वो जिस केस में आप लिखेंगे उसी केस में देगा। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। तो सैलरी में 300 प्लस कर रहा है तो वो जो रिजल्टेंट सैलरी मिलेगी वो आपको दिखा देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ जी, सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कमा सैलरी प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 12 और इसको मैं कर देता हूँ न्यू सैलरी। एज देना जरूरी नहीं है, फ्रॉम इम्प्लॉयज, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखने की चीज क्या है कि अब ये पहले इसमें क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। हाँ, तो पहले 300 मल्टीप्लाई ओवर 12 से फिर एडिशन होगी। तो मैं चाह ये रहा हूं कि पहले सैलरी में 300 ऐड हो और फिर उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट हो, तो फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे आप, ठीक है। तो फिर आप लगाएंगे कि सैलरी प्लस 300 पहले परफॉर्म हो, तो आप इसको पैरेंथेसिस में लिख दें और बाद में इसको मल्टीप्लाई करें फ्रॉम इम्प्लॉयज। अब रिजल्ट डिफरेंट आया, पहले अगर आप किसी एक रिजल्ट को देख लें तो पहले रिजल्ट डिफरेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंस जो है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो आपका मल्टीप्लाई है एंड डिवीजन है उनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है इनकी प्रेसिडेंस इक्वल है। इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक जगह आ जाएं तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं। जैसे आप करते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवीजन होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे। इसी तरीके से आप लिखते हैं जी 4 + 3 - 2, तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएशन होगी। आप अगर चेंज करना चाहते हैं प्रायोरिटी तो पैरेंथेसिस लगा दें। आप पैरेंथेसिस लगा देंगे, जैसे आप चाहते हैं कि पहले माइनस हो तो आप उसको चेंज करता हूँ। आपने ये पैरेंथेसिस लगाया, लेट्स से पैरेंथेसिस नहीं लगाया, आपने किया 4 + 3 - 2 किया, माइनस पहले करना चाहते हैं तो आप पैरेंथेसिस लगा दें। पैरेंथेसिस लगाएंगे तो पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बाद में दूसरा, वो सिंपल जो मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है जी। नल क्या होता है जी? खाली, कुछ भी, एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका घर का फोन नंबर नहीं है, तो उसके वो फोन नंबर का जो कॉलम होगा एम्प्टी होगा, वो नल होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप उसमें एक स्पेस भी डाल देंगे तो वो एक वैल्यू है, उसमें 1 डाल देंगे तो वो एक वैल्यू है, उसमें 0 डाल देंगे तो वो एक वैल्यू है। नल का मतलब है वो एम्प्टी, नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है वो वैल्यू। तो अब कमीशन यहाँ पे अगर आप इस स्कीमा को देखें तो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज के टेबल में हर एम्प्लॉय की आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट है, जॉब आईडी है, सैलरी है, कमीशन पीसीटी है कि कोई एम्प्लॉय कमीशन कितना लेता है। तो नॉर्मली कमीशन कौन लेते हैं, सेल्स वाले जो है। तो नॉर्मली बाकी जो HR है, IT वाले, इनको कमीशन नहीं मिलता, तो उस केस में उनका कमीशन क्या होगा, नल होगा उनका कमीशन, ठीक है। तो मैं करता हूँ जी सिलेक्ट हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उनकी सैलरी और उनका कमीशन पीसीटी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा परसेंटेज में कमीशन दिखा रहा है। कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनका परसेंटेज में कमीशन है, कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके कमीशन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो कमीशन नल है, ठीक है। अच्छा, नल के केस में आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन अगर ये हम डेवलपर में देखेंगे वहां से तो हमें दिखाएगा नल, लेकिन वहाँ पे नल अपनी तरफ से लिख देगा ना। एक्चुअल डेवलपर में लिखेंगे देंगे ना तो अपनी तरफ से सिंपली नल लिख देगा, आपको पता चलेगा नल है ये, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली वो एम्प्टी होगा, वहाँ पे नल लिखा हुआ नहीं होगा। जब नल अगर लिखा हुआ है तो वो एक वैल्यू है, दैट इज अ वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं होगी तो वो नल है। वो एसक्यूएल डेवलपर में जस्ट आपको ग्राफिकली डिस्प्ले करने के लिए उसमें वो नल भी जो होगा वो एज अ वैल्यू नहीं लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। ओके,
नल के केस में ये होता है कि जब आप नल के साथ कोई भी अरिथमेटिक करेंगे ना, कोई भी एक्सप्रेशन करेंगे, वो रिजल्ट को नल कर देगा। आम करते हैं जी सैलरी प्लस कमीशन मल्टीप्लाई बाय 12, तो जिनका तो कमीशन नल नहीं होगा उनका रिजल्ट सही आ जाएगा, जिनका कमीशन नल होगा वो रिजल्ट भी नल कर देगा। ठीक है, तो नल इसलिए आपको नल के केस में केयरफुल होना पड़ता है कि जब नल आ जाएगा किसी भी आपके वैल्यू में, तो फिर उसके साथ कोई भी अरिथमेटिक कर रहे होंगे या कोई भी एक्सप्रेशन कर रहे होंगे, तो फिर उसको आपने टैकल करना होगा कि नल के केस में रिजल्ट नल ना आए। किसी की सैलरी अगर 5000 है और वो कमीशन कुछ भी नहीं लेता और सैलरी प्लस कमीशन करते हैं, उसका रिजल्ट नल आ जाता है, इसमें समझ लो कोई सैलरी नहीं है उसकी, हालांकि उसकी सैलरी 5000 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर आपने उसको देखना होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल वैल्यू इवेल्युएट टू नल। ठीक है, तो अगर आप एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे तो वो नल कर देगा रिजल्ट को। तो उसको फिर आगे हम पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे अगर कोई नल वैल्यू के साथ कोई अरिथमेटिक करेंगे तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, कॉलम एलियासिस पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉलम एलियास क्या है जी? रीनेम द कॉलम हेडिंग। ये टेबल में जाके रीनेम नहीं करता, रन टाइम पे आपके लिए रीनेम करके देता है आपको। इज यूजफुल विद कैलकुलेशंस, इमीडिएटली फॉलोज द कॉलम नेम, देयर कैन आल्सो बी द ऑप्शनल एज कीवर्ड बिटवीन द कॉलम नेम एंड द एलियास, एंड रिक्वायर्स डबल कोटेशन मार्क्स इफ इट कंटेन्स स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स और इफ इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? तो ये यहाँ पे देखें, लास्ट नेम को वो नेम का एलियस दे रहा है, कमीशन पीसीडी को कॉम का एलियस दे रहा है, लास्ट नेम को नेम का एलियस दे रहा है। ये डबल कोट्स में दे रहा है तो ये इसी केस में डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे क्योंकि एलियस में स्पेस है तो तब वो डबल कोट्स में दे रहा है। देन है जी कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करके आपको दिखा देता है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ जी सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और कंकैटिनेशन ऑपरेटर के लिए 2 पाइप साइन लगाते हैं आप। ठीक है, कंकैट का फंक्शन भी अवेलेबल है ओरेकल में, वो आगे पढ़ेंगे। लास्ट अंडरस्कोर नेम, जितने मर्जी कॉलम कंकैट कर लें, सैलरी, फिर और आगे कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा गया। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये सारे कॉलम्स मर्ज करके ना एक सिंगल कॉलम के तौर पे आपको दिखा। अच्छा, अब मुझे अगर इनमें स्पेसेस देनी है तो फिर क्या करूंगा? मैं सिंगल कोट्स में एक स्पेस दूंगा, फिर कंकैट करूंगा, फिर यहाँ पे जी सैलरी से पहले सिंगल कोट्स में एक स्पेस दूंगा, फिर कंकैट करूंगा, और इसको इन पूरे एक्सप्रेशन को एक कोई वैल्यू दे देते हैं, इसको एलियस दे देते हैं एम अंडरस्कोर इन्फो के रूप से। हाँ जी, तो एम इन्फो है जी, उसमें देखें हर एम्प्लॉय का नेम लिखा और स्पेसिस लिखी आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ जी कि मैं एक आउटपुट ऐसी जनरेट करूँ जिसमें लिखा हुआ हर एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है जी इज वर्किंग एज, और आगे उसकी जॉब आ जाए। तो मैं करूंगा जी क्या, सिलेक्ट फर्स्ट नेम ले लेते हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर में अपनी तरफ से हम इंक्लूड कर लेंगे इज वर्किंग एज, और एक टेबल में कॉलम में जॉब अंडरस्कोर आईडी का फ्रॉम जॉब एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी शो कर रहा है ना, जॉब आईडी में वो शो कर रहा है कि उसकी जॉब क्या है, वो क्या एज अ क्या काम कर रहा है। तो ये देखें जैसे जी एलिनी इज वर्किंग एज एस से अंडरस्कोर मैन सेल्समैन है, पीटर इज वर्किंग एज एस टी अंडरस्कोर क्लर्क एंड सो ऑन, ये इनकी जॉब आईडी है। तो ये हमने देखें पीटर जो है ये नेम एम्प्लॉय का और ये जॉब आईडी है, ये तो कॉलम में से आ रही है, और ये जो वैल्यूज हैं ये हमने अपनी तरफ से दी है। दिस इज ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से दी है, दिस इज कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू। आप कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप एसक्यूएल स्टेटमेंट में अपनी तरफ से दें, वो टेबल में से ना आ रही हो, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू। और लिटरल वैल्यू जो आप देते हैं वो कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, वो कोई डेट हो सकती है। तो अगर लिटरल वैल्यू आप दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं या कोई कैरेक्टर दे रहे हैं तो वो सिंगल कोट्स में देंगे, नंबर दे रहे हैं तो वो कोट्स में दें या ना दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो लिटरल वैल्यू आप जो देंगे वो हर रो के लिए रिपीट होगी। तो लिटरल वैल्यूज क्या है जी? A literal is a character, a number or a date that is included in the select statement. आपने अपनी तरफ से इंक्लूड किया, वो किसी टेबल के कॉलम में से वो वैल्यू नहीं आ रही। डेट एंड कैरेक्टर लिटल वैल्यूज मस्ट बी इनक्लोज विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोट्स में देंगे, एंड ईच कैरेक्टर स्ट्रिंग इज आउटपुट वंस फॉर ईच रो रिटर्न, हर रो के साथ वो रिपीट होगी। ठीक है, इसकी कोई लेंथ भी है? नहीं, कोई लेंथ नहीं, आप जितनी मर्जी दें। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जहां पे आपने स्क्रिप्ट्स जनरेट करने, आगे जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो रन टाइम पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपने जनरेट करने, तो ये आपके लिए जो है लिटरल वैल्यू इंक्लूड करना और कंकैट करना, पाइप साइन 2 हैं, इसके थ्रू आप बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं, जिनमें आपको बहुत हो सकता है आवर्स लग जाए, वो विद इन मिनट्स हो जाए। ठीक है, जैसे लास्ट नेम इज हर एम्प्लॉय का वो नाम उठाएगा और आगे इजा लिखा हुआ आएगा और आगे उसकी जॉब आ जाएगी। ठीक है, और आगे उसको एलियस दे रहा है एज एम्प्लॉयज डिटेल्स।
देन जी अल्टरनेट कोड ऑपरेटर। जैसे मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूं, लिखा हुआ है हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और आगे अपोस्ट्रोफी एस है, जैसे एबल है तो एबल्स लिखा हुआ है, जैसे नहीं होता नेम और आगे ऊपर कामा अपोस्ट्रोफी एस होता है, ठीक है, और आगे एबल्स सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। या हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और आगे अपोस्ट्रोफी एस और आगे उसकी सैलरी का कीवर्ड लिखा हुआ है और फिर आगे उसकी सैलरी आ जाए। तो उसका दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं फर्स्ट नेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और वो आप सिंगल कोट मैंने शो करना है, तो सिंगल कोट के लिए एक कोट में अगर आप सिंगल कोट दे देंगे ना, तो ये अभी ओरेकल इसको क्या कंसीडर करेगा, ये क्लोज नहीं, एरर देगा इसमें कि ये आपने ये स्टार्ट किया, ये एंड हो गया, लेकिन ये स्टार्ट हुई और एंड नहीं हुई किसी जगह, ठीक है। तो अगर आप इसको ओरेकल में इसको दे देंगे 4 दफा सिंगल कोट्स दे देंगे, तो ओरेकल एक सिंगल कोट्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। और आगे सिंगल कोट्स में एस दे देते हैं और आगे फिर सिंगल कोट्स में सैलरी और फिर आगे सैलरी ले लेते हैं। अब देखिए तो हर एम्प्लॉय की साराज सैलरी और आगे सैलरी आ रही है, ठीक है। केविन सैलरी आ रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, तो ये 4 टाइम्स मैंने सिंगल कोट्स लिखा है, तो उसने ये जो सिंगल कोट है ये इसने प्रिंट किया, ठीक है जी। तो ये जो मैंने 4 टाइम सिंगल कोट्स लिखा है, ये उसने ये एक सिंगल कोट प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट तरीका है, वो ये है कि अल्टरनेट कोड का एक आपको अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू ऑपरेटर अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट अल्टरनेट कोड उसको कहते हैं, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इसके बाद आप लिखेंगे जी, पाइप साइन देना पड़ेगा, पाइप साइन। अब क्यू ऑपरेटर, ये क्यू लिखें, यही ऑपरेटर आपने लिखना है, और फिर आपने सिंगल कोट्स में कोई भी पैरेंथेसिस ऐसी स्टार्ट कर लेनी जो कि स्टार्ट और एंड हो सके। जैसे आप ये पैरेंथेसिस है, ये स्टार्ट हो सकती है और एंड भी हो सकती है। कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये भी स्टार्ट और एंड हो सकती हैं, और आपकी ये ब्रेसेस हैं जो भी ये भी स्टार्ट और एंड हो सकती हैं। तो ये ले लेते हैं। इसमें वो आपने स्ट्रिंग दे देनी है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, ठीक। आप इसमें दे देंगे जी एस सैलरी। ये देखिए मैंने ये जो लिया है ये सिंपली अपोस्ट्रोफी एस दिया है। अब ये जो आप ये पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, उसके बाद स्पेस देके पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ और ये सिंगल कोट क्लोज कर देंगे। तो आपने क्या किया, क्यू लिखा, ये सिंगल कोट ये है, ये सिंगल कोट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने वो स्ट्रिंग दे दी जिसमें वो एक कॉमा आ रहा है या जिसको अपोस्ट्रोफी एस करें वो आ रहा है, ठीक है। और फिर आप इसके साथ जो और कोई कंकैट करना चाहें वो कर लें। जैसे मैं करता हूँ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब उसमें देखें क्यू एक ऑपरेटर है, क्यू एक ऑपरेटर है, उसका एक सिंटैक्स है। क्यू को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, क्यू एक ऑपरेटर है, इसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर या तो कर्ली ब्रैकेट्स में वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें वो आ रहा है कॉमा, वो अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। तो ये क्यू क्या करेगा, वो जो उस पैरेंथेसिस के अंदर जो कॉमा या अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है उसका क्लोजिंग नहीं सर्च करेगा, ठीक है। देखें अब क्या होता है, अगर आप सिंपली एसक्यूएल में अगर आप एक कॉमा दे दें, कोड दे दें, सिंगल कोड दें, तो सिंगल कोड का कोई क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर लेट्स से ये स्टार्ट किया सिंगल कोड तो वो एंड भी होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें, आपने ये एक सिंगल कोड स्टार्ट किया और इसको एंड यहां पे किया आपने, लेकिन ये सिंगल एक कोड है, इसको आपने स्टार्ट किया, एंड किसी जगह नहीं किया। तो जब आप ये क्यू के ऑपरेटर में देंगे तो इसका एंड नहीं सर्च करेगा। इसका मतलब ये है कि इसको एज इट इज प्रिंट करना है, ठीक है। इसका एंड इसको एज अ सिंगल कोड नहीं लेगा, इसको एज अ कैरेक्टर लेगा जो उसने प्रिंट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्यू एक ऑपरेटर है। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि 4 दफा आप सिंगल कोड लिखें तो वो आपको एक सिंगल कोड प्रिंट कर देगा। दूसरा तरीका है क्यू लिख के सिंगल कोड्स में पैरेंथेसिस के अंदर वो पूरी स्टेटमेंट लिख दें या वो अपोस्ट्रोफी एस वाले कंटेन का स्टेटमेंट लिख दें, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसका क्लोजिंग सर्च नहीं करेगा। यहां पे जैसे उसने देखें हर डिपार्टमेंट की आईडी ले रहा है और आगे डिपार्टमेंट का कीवर्ड दे रहा है और आगे सिंगल अल्टरनेट क्यू ऑपरेटर में ये आपको दे रहा है जी कॉमा एस अपोस्ट्रोफी एस मैनेजर और आगे आईडी लिखा है। तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। इस केस में ये जो लाइन है ये इतना एज इट इज प्रिंट होगी यहां से लेकर यहां तक, इंक्लूडिंग दिस अपोस्ट्रोफी। इसकी एंड नहीं सर्च करेगा, इसका एंड तो है, इसका ये स्टार्ट है
और ये एंड हो रहा है इसका, ठीक है, इस जगह पे ये दिस इज द एंड और दिस इज द स्टार्ट, ये तो होगा, लेकिन इसके दरमियान में जो कुछ आ रहा है उसकी एंड नहीं सर्च करेगा। अच्छा, जब हम 4 कॉमास देंगे हाँ जी, तो उसमें से वो 2 मतलब एक स्टार्ट एक एंड, एक वो प्रिंट कर देता है जी जी। थर्ड जो होता है उसको किस तरह? नहीं वो कुछ भी, 4 का मतलब ये है कि वो ओरेकल 9 आई तक ये था, अल्टरनेट क्यू का ऑपरेटर नहीं था, तो आपने कॉमा प्रिंट करना था ना, तो वो आपको 4 टाइम्स ही वो देना पड़ता है। तो वो ओरेकल उसको जब 4 टाइम्स आप देते हैं तो वो उसको कंसिडर करता है कि मैंने एक प्रिंट करना। हाँ, अदरवाइज 4 टाइम्स देने का पर्पस नहीं है ना। अब नॉर्मली जब आप कोई कोड देते हैं तो वो दो दफा होती है। मतलब जो थर्ड कैरेक्टर होता है वो कैसे एग्जीक्यूट, मतलब उसको नहीं देखें, वो ओरेकल ने इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जब आप 2 देते हैं तो इट मींस कि ये तो एक प्रॉपर वो स्टार्टिंग और एंडिंग है, ठीक है। जब आप 3 देते हैं तो फिर ओरेकल वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आप अगर आप 4 टाइम्स देंगे तो इट मींस कि आप एक्सप्लिसिटली चाह रहे हैं कि वो एक कॉमा प्रिंट हो, ठीक है जी, एक्सटेंडेड है। ठीक है जी, अल्टरनेट कोड की समझ आ गई। देन है जी डुप्लीकेट रोज। अच्छा, डुप्लीकेट रोज हो सकती हैं आपके टेबल्स के अंदर। तो डुप्लीकेट रोज जैसे अगर मैं डाटा देखूं जी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये रिपीट क्यों हो रहा है? ये 50-50 बार बार आ रहा है, 80 भी आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि कौन कौन से यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं करूंगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है और आगे डिस्टिंक्ट के बाद आपने कॉमन नहीं देना होता, डिस्टिंक्ट और आगे कॉलम का नाम दे दें फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये डिस्टिंक्ट आपको डिपार्टमेंट आई देगा, तो डिपार्टमेंट आईडी 100 है, 30 है, 20 है, 70 है, एक ऐसा भी है जिसमें कोई एम्प्लॉय भी है जिसको कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो आपको ये देखें रिपीटेशन नहीं दिखा रहा, एक ही दफा आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ये करेंगे, डिस्टिंक्ट में लगा देंगे डिपार्टमेंट आईडी कामा जॉब आईडी, तो क्या होगा? अब ये डिस्टिंक्ट का फंक्शन जो है कीवर्ड है, इस दोनों पे को अप्लाई करेगा होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चेक करेगा। यानी कि डिपार्टमेंट आईडी 10 है और क्लर्क है, एक और डिपार्टमेंट आईडी भी 10 है वो भी क्लर्क है, तो वो एक दफा दिखाएगा। यानी कि वो ये नहीं है कि वो अब दोनों पे अलग अलग एम्प्लॉय नहीं होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होगा ये डिस्टिंक्ट का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 20 रोज दिखा रहा है, तो इट मीन्स के देयर आर मल्टीपल एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट में जिनका डिपार्टमेंट भी सेम है और उनका जॉब रोल भी सेम है, तो वो लेकिन वो उसने दिखाया एक ही दफा, ठीक है। तो फिर 8 दफा दिखाएगा, वो सारे दिखाएगा, फिर वो डिस्टिंक्ट तो ना होना। डिस्टिंक्ट मीन्स के ये जो पूरा इस डिस्टिंक्ट के आप में आप जो दे रहे हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को, अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है तो वो एक दफा दिखाएगा। डिस्टिंक्ट के साथ इसकी जगह यूनिक भी एक कीवर्ड होता है। नहीं, यूनिक कांस्टेंट है, वो टेबल लेवल पे लगाते हैं, वो टेबल पे लगाते हैं कि टेबल में डाटा डुप्लीकेट एंटर ना हो सके। ये तो डाटा सिलेक्ट करते वक्त है, सिलेक्ट करते वक्त यूनिक आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सर इसमें डिस्टिंक्ट में ग्रुप बॉय में परफॉर्मेंस इफेक्ट क्या है? देखें, डाटा सॉर्ट करता है और फिर आपको वो डाटा निकाल के देता है। तो जब आप ये इस तरह करते हैं तो पहले बैकएंड पे डाटा सारा सॉर्ट हो रहा होता है, तो डिस्टिंक्ट स्लोअर डेफिनेटली। और ग्रुप बाय जो है वो एक डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट है। ग्रुप बाय में आप कर रहे होते हैं एक्चुअली ग्रुपिंग कर रहे होते हैं डाटा की। फॉर एग्जांपल कोई सम ले लिया, एवरेज ले ली, मीन ले लिया, मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसका डिस्टिंक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। सिंपल ग्रुप कमांड है वो डिस्टिंक्ट की तरह बिहेव करता है। नहीं, ग्रुप बाय जो है वो ग्रुप ऑफ रोज, जैसे आप चाहते हैं कि आपको डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी मिल जाए। लेट्स सपोज मैं सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ही करता हूं, तो रिजल्ट सेम। हाँ, रिजल्ट सेम आता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं, देखें परफॉर्मेंस वो उसके केस में जब ग्रुप बाय लगाएंगे तो परफॉर्मेंस जितनी आपकी क्यूरी सिंपल होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आपने ग्रुप बाय लगा दिया तो परफॉर्मेंस आपने देखें एक्चुअली एक तो कोई काम भी परफॉर्म नहीं किया और दूसरा ग्रुप बाय लगा। ग्रुप बाय वैसे आप ऐसे लगा भी नहीं सकते जब तक कि आपको पर्टिकुलर आपको ग्रुप फंक्शन में यूज कर रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे अगर देखें, लेट से मैं करता हूँ, मैं क्यूरी लिखता हूँ जी, हाँ मैं लेट से करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय। अब यही करें ना, लेट्स सपोज सिर्फ डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम और सैलरी ना करें, इसको सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ, इस केस में हाँ, अगर आपने मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट किए तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर आपने यही एक ही कॉलम सेलेक्ट किया तो उसमें आप ग्रुप बाय लगाएं या उसमें आप डिस्टिंक्ट लगाएं। दोनों केसेस में क्या होगा, डाटा सॉर्टिंग होगी दोनों केसेस में।
डाटा सॉर्ट होगा और आपका वो जो डाटा रिपीट हो रहा है वो एक दफा आपको दिखाई देगा। नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस इफेक्ट है। एक दफा हम लोग काम कर रहे थे, हमारी क्यूरी में हमें बहुत ज्यादा ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आई। ठीक है, हमने डिस्टिंक्ट को कन्वर्ट किया ग्रुप बाय में, ठीक है, तो उस क्यूरी की परफॉर्मेंस मिनट से सेकंड में आई। अच्छा, अब हुआ ये होगा कि ग्रुप बाय के केस में अगर इस डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम पे इंडेक्स यूज हुआ है ना, तो फिर वो इंस्टेंट के उसमें फुल टेबल स्कैन किया वो इंडेक्स यूज कर लेगा। डिस्टिंक्ट के केस में वो पूरा टेबल स्कैन करेगा। डिस्टिंक्ट के केस में क्या करेगा, वो टेबल में पहले सारा डाटा लेके आएगा, उसको सॉर्ट करेगा, आपको वो डाटा आपके उस पर्टिकुलर कॉलम डाटा तो डेफिनेटली सारे सॉर्ट हो, क्योंकि जब वो डाटा ओरेकल फेच करता है तो एक कॉलम फेच नहीं करता बल्कि पूरा ब्लॉक फेच करता है। तो उस केस में फिर वो पूरा टेबल का डाटा आ रहा होगा, वो इंडेक्स यूज नहीं कर रहा होगा। जब आप ग्रुप डिस्टिंक्ट इंडेक्स यूज नहीं करता क्योंकि वो पूरा डाटा लेके आता है। और ग्रुप बाय करेंगे और डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में अगर इंडेक्स लगा हुआ है तो फिर वो पूरा टेबल फेच करेगा ही नहीं उस पर्टिकुलर कॉलम का। और दूसरा ये कि एक कॉलम अगर इसमें इंडेक्स लगा हो तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म है, तो फिर वो सिंपली आपको डिस्टिंक्ट डाटा निकाल के देगा। डेफिनेट इस केस में होगा आपको। ठीक है जी। उसके बाद है जी डुप्लीकेट रोज आपने देख ली, एंड देन है जी डिस्क्राइब कमांड। इसके थ्रू आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। एंड दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर जी।